नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख रहे थे, जिसमें आज देखेंगे रासो साहित्य। रासो साहित्य से संबंधित इसमें जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो आएंगे, उन तथ्यों को रखा गया है। और देखते हैं आज का आपका कौन सा तथ्य है रासो साहित्य से संबंधित। देखिए, रासो साहित्य जो है आदिकालीन में सबसे इम्पॉर्टेंट साहित्य है, ये जान लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है। आचार्य शुक्ल द्वारा इसमें जो भी तथ्य बताए गए हैं, उसके बाद अलग विद्वानों द्वारा भी जो बताए गए हैं, उसको मैं उसकी प्रामाणिकता, जैसे भाई पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, अर्ध प्रामाणिकता, उनके विषय में भी हम बताएंगे। देखिए, जो आदिकालीन साहित्य है, आदिकालीन साहित्य के विषय में क्या है। आदिकालीन साहित्य हिंदी साहित्य में वीर भावना से प्रेरित होकर लिखे गए थे। रासो काव्य ग्रंथ का महत्वपूर्ण स्थान। देखिए, रासो काव्य, रासो के जब नाम लेते ही तो उसमें ये मन में उद्गार होता है कि यह जो है साहित्य पूरी तरह से वीर भावना से ओतप्रोत साहित्य है। इसमें जो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण ऐसे ग्रंथ हैं जो हमेशा वीर भावना से लिखे गए, जो उसके बाद जो साहित्य वीर रस प्रधान है, जिसकी रचना चारण भाट कवियों ने की थी, उसे रासो साहित्य कहते हैं। अर्थात जो चारणों और भाटों ने, अर्थात जैसे किसी राजाश्रय में कोई चारण या भाट कवि रहते थे, उस राजा की चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, चाहे जैसा भी हो, यानी उसकी जो है प्रशंसा में गीत गाते थे। और उसके बाद उसके लिए उनको पारिश्रमिक अधिक से अधिक मिले। वो ये नहीं देखते थे कि जनता का इसमें लाभ हो कि हानि हो, इससे कोई मतलब नहीं। वो जो उस प्रकार के जो कवि होते थे, चारण या भाट कहे जाते थे। यानी उसी जो उच्चारण भाट साहित्य लिखते थे, उसी को रासो साहित्य कहा जाता है। और देखिए, रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में अलग अलग मत हैं। जैसे रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग विद्वानों के मत हैं। उसमें जैसे पहला मत है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रासो शब्द की उत्पत्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से मानी है। किससे मानी है? रासक शब्द से। रासक शब्द, देखिए इसको ध्यान रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है किस विद्वान ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी है। उसमें है हजारी प्रसाद द्विवेदी शब्द से माना है, जो एक छंद या काव्य का भेद माना जाता है। यही सर्वमान मत है। क्या है? यही सर्वमान मत है। यही सर्वमान मत है कि भाई रासो की रासक से किसने मानी है। ज़्यादातर विद्वान इसी को मानते हैं, इसी हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत को। देखते हैं अगला मत किसका है। अगला मत है गारसा दत्तासी का। जो अगले विद्वान है गारसा दत्तासी ने राजसूय शब्द से माना है। किससे माना है? क्योंकि ये भी यूजीसी नेट में कई बार पूछा है। मैंने बताया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से माना है, और रासक से राजसूय शब्द से गारसा दत्तासी, जिन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा था, उन्होंने माना किससे? राजसूय शब्द से। और हरप्रसाद शास्त्री है यहाँ। हरप्रसाद शास्त्री ने राजयस शब्द से माना। किससे? राजयस शब्द से। देखिए, इसमें सभी को ध्यान रखना है कि रासक से हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजसूय से राजसूय करते हैं गारसा दत्तासी, इसको इसी से याद कर लीजिएगा। और राजयस और राज, हरप्रसाद शास्त्री क्या करते हैं? राज की तरह यश करते हैं, तो इसीलिए इनके मत को क्या कहा जाता है? राजयस से मानते हैं हरप्रसाद शास्त्री की भाई रासो शब्द की उत्पत्ति हुई। और कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल ने किससे? रहस्य शब्द से माना है। किससे? रहस्य शब्द से। देखिए, कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल ने किससे माना है? रहस्य शब्द से। देखिए, नरोत्तम स्वामी किससे मानते हैं? रसिक शब्द से मानते हैं। नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानेंगे? रसिक शब्द से। आगे देखते हैं नंद दुलारे वाजपेयी किससे मानते हैं? रास शब्द से। देखिए,
जितने भी विद्वानों को मैंने बताया, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी, रासक सबसे महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान रखना है। राजसू से गारसा दत्तासी, और उसके बाद राजयश से हरप्रसाद शास्त्री, और उसके बाद काशी प्रसाद जायसवाल, और कविराज श्यामल दास ने रहस्य शब्द से माना है। नरोत्तम स्वामी ने रसिक शब्द से माना है, और रास शब्द से नंदुलारे वाजपेयी ने माना है। आगे बाद में माता प्रसाद गुप्त और दशरथ शर्मा ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत का समर्थन किया है। आचार्य हजारी प्रसाद के मत का किन्होंने क्या किया है? समर्थन किया है। अब देखिए, अब अगला देखिए, रासो साहित्य का प्रथम यानी जो प्रथम विद्वान ऐसा था, विदेशी उद्धारकर्ता कर्नल टाड को माना जाता है। क्या? कर्नल टाड को माना जाता है। और शुक्ल जी ने अपने वीर गाथा काल, यानी जिसको उन्होंने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया था, वीर गाथा काल या आदिकाल, वो दोनों नाम को रखते हैं अपने इतिहास में। तो देश भाषा काव्य में कुल 12 रचनाओं को उल्लेख किया है, जिसमें 4 अपभ्रंश काव्य हैं, 8 देश भाषा काव्य से संबंधित है। उनको मैंने जब पहले ही पढ़ा रहा था उनका काल विभाजन, तब मैं उसको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ भी एक बार देख लीजिए। अपभ्रंश में देखिए, अपभ्रंश में उनकी 4 रचनाएं, उन्होंने जो 12 रचनाओं को नाम लिया है उसमें 4 अपभ्रंश में हैं। मैंने बताया था ये एक सूत्र था उसमें, विजय हमार कक्का, विजय हमार कक्का। देखिए अब इसमें क्या है, विजय हमार कक्का ध्यान रखेंगे तो आपको इस सूत्र के माध्यम से जो अपभ्रंश की 4 रचनाएं याद हो जाएंगी। विजय से विजयपाल रासो नल्ह सिंह का है। अब हमार यानी हमीर रासो सारंगधर का है। और उसके बाद कीर्तिलता विद्यापत की रचना है जो प्रमाणिक है। देखिए, और कीर्ति पताका अभी तक ये जान लीजिए कि ये मिली नहीं है, ये अप्रमाणिक रचना है ये, लेकिन है विद्यापत की, ऐसा उल्लेख मिलता है। देखिए यह जो है 4 रचनाएं आपकी अपभ्रंश रचना है। आगे देखते हैं। अब देश भाषा में जो रासो साहित्य है, देश भाषा में उसके रचनाओं का नाम देखिए। पहला है खुमाड़ रासो, दलपति विजय, दूसरा है बीसल देव रासो, नरपति नाल, ये जो है प्रमाणिक है। पृथ्वीराज रासो, चंदवरदाई, और उसके बाद परमाल रासो, जगनिक, जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार, उसके बाद जय मयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि। फिर आगे देखते हैं विद्यापत की पदावली जो है ये भी प्रमाणिक है। और उसके बाद फिर डिंगल भाषा, देखिए जो साहित्य आदिकालीन जितने भी साहित्य लिखे गए वो डिंगल या पिंगल भाषा में लिखे गए। और डिंगल कहते किसको हैं, डिंगल भाषा बनी कैसे है, अपभ्रंश और राजस्थानी, यह जो है दोनों मिलकर आपकी डिंगल रचना यानी डिंगल रचना का निर्माण होता है। इसमें ज़्यादातर क्या है, वीर भावनात्मक यानी वीर रस प्रधान रचनाएं लिखी गई हैं और ऐसी ही रचनाएं आपको मिलेंगी। यानी अर्थात डिंगल किसको कहते हैं, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, क्योंकि ये जीडीसी में और फिर हायर में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि डिंगल या फिर नेट में भी डिंगल किससे बनती है, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। और किस प्रकार की इसमें रचनाएं आती हैं, वीर रस प्रधान रचनाएं इसमें पाई जाती हैं। और पिंगल का क्या है, ब्रज भाषा प्लस अपभ्रंश, यह जो है श्रृंगार रस प्रधान काव्य इसमें पाया जाता है। और यह जो है कि आगे देखते हैं कि भाई पिंगल किसको कहते हैं, ब्रज भाषा और अपभ्रंश को मिलाकर पिंगल बनता है। इसमें जो है ज़्यादातर श्रृंगारिक रचनाएं पाई जाती हैं। उसके बाद राजस्थान की जो साहित्यिक भाषा है वो डिंगल है। राजस्थान की जो साहित्यिक भाषा है डिंगल है। डिंगल शब्द की उत्पत्ति के लिए डिंगल शब्द से, अर्थात जो डिंगल शब्द की उत्पत्ति हुई डिंगल से हुई है। अर्थात इसमें ज़्यादातर यह जो है कि राजस्थान में अपभ्रंश प्लस राजस्थान दोनों से मिलकर डिंगल बना हुआ, लेकिन यह जो है इसमें ज़्यादातर इसकी जो उत्पत्ति हुई डिंगल से हुई है। और इसमें ज़्यादातर साहित्य वीर प्रधान यानी वीर रस प्रधान रचनाएं पाई जाती हैं। उसके बाद आगे देखते हैं मोतीलाल मनारिया के अनुसार यही मत, यानी जो मोतीलाल मनारिया के अनुसार यही मत सबसे मतलब माना जाता है प्रमाणिक रूप से कि यह जो है डिंगल के संबंध में। और शुक्ल जी ने अपने वीर गाथा काल में
केंद्रीय साहित्य को यानी केंद्रीय साहित्य को रासो साहित्य को रखा है। शुक्ल जी ने जो अपने यानी जो आदिकालीन या वीर गाथा काल उन्होंने नामकरण, आदिकाल का नामकरण उन्होंने वीर गाथा काल नामकरण किया था, उसमें जो है यानी मुख्य यानी केंद्र का जो साहित्य है उसको कौन सा, उसी को रासो साहित्य को रखते हैं। किस साहित्य को? रासो साहित्य को। आइए देखते हैं आगे। अब देखिए अभी तक था आपका रासो साहित्य से संबंधित तथ्य था। उसके बाद अब देखिए आपके एक एक कवियों के संबंध में महत्वपूर्ण जो उनके संबंध में उल्लेख है उसको मैं बताता हूँ, जो आपको परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए अगर आपको इसी तरीके से वीडियो पाना है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए जो है। देखिए इसमें जो प्रमुख कवि हैं, पहले कवि हैं क्या? दलपत विजय। दलपत विजय हैं, इनका समय है 9वीं शताब्दी और इनकी रचना है खुमार रासो। इसमें जो है ये जानते हैं बड़ा संशय है, लेकिन शुक्ल जी ने इसको पहली रचना माना है और ये 9वीं से 17वीं सदी के तक का इतिहास पूरा इसमें वर्णन है। जानते हैं पहला क्या था इतिहास में? इसमें था आदिकालीन साहित्य में क्या होता था कि जैसे इस समय उसमें चारण और भाट प्रकार के कवि पाए ही जाते थे, क्योंकि जानते हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, जानते हैं कि वो जो है पिछला साहित्य लोग यानी अपने पूर्वजों को जो पूर्वज के द्वारा छोड़ा गया साहित्य है उसी की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य उनके वंशज करते थे। और दूसरी बात क्या करते थे, उसी साहित्य में कुछ ना जोड़ तोड़ करके और जोड़ते थे, तोड़ मरोड़ करके जोड़ने के बाद वो क्या करते थे फिर जीविकोपार्जन के लिए उस साहित्य। इसीलिए क्या होता है कई विद्वानों ने कहा कि 9वीं शताब्दी की रचना, कई ने कहा 17वीं शताब्दी की रचना है। तो इस तरीके से 9वीं से 17वीं शताब्दी पूरा उल्लेख है। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में भी ऐसा मिलता है। क्या करते थे? मजबूरी थी कि भाई उन लोग के जीविकोपार्जन के लिए वो जो है अपना साहित्य रख के चले जाते थे इनके पूर्वज, और फिर जो चारण भाट होते थे उनके जो वंशावली होते थे वो क्या करते थे उसी साहित्य को यानी कुछ न कुछ परिमार्जन करके राजा के सामने गाते थे, सुनाते थे, तो उनको पारिश्रमिक मिलता था। इसीलिए ये कहा जाता था कि भाई ये जो है इसमें यही सबसे बड़ा विवाद है, क्योंकि इसमें 9वीं से 17वीं शताब्दी तक पूरा इतिहास का उल्लेख है। आगे देखिए इसमें डिंगल भाषा का और प्रयोग हुआ है। यह वीर रस प्रधान रचना है। कौन सा? खुमार रासो, दलपत विजय की। और उसके बाद शुक्ल जी ने खुमार रासो को देश भाषा की प्रथम रचना माना है। अर्थात जो देश भाषा कहने का तात्पर्य उनका वीर भावनात्मक रचना, अर्थात शुक्ल जी ने देश भाषा की प्रथम रचना किसको माना है? खुमार रासो को माना है। इसका समय कब है? 9वीं शताब्दी है। आगे देखते हैं इस ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति यानी पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। यह 5000 छंदों का एक विशाल ग्रंथ है। और उसके बाद इसमें क्या क्या है? देखिए इसमें 2-3 तथ्य को आपको ध्यान देना है जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ये किस भाषा में है? डिंगल भाषा में। कौन सा रस प्रधान है? वीर रस प्रधान है। शुक्ल जी ने इसे क्या माना है? ये शुक्ल जी बड़े इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको ध्यान रखना है। शुक्ल जी ने खुमार रासो को देश भाषा की प्रथम रचना माना है और इस ग्रंथ की जो प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। दूसरी बात इसमें कितने हजार छंद हैं यह जो है पूछा गया नेट में, यानी 5000 छंदों का ये विशाल ग्रंथ है। और इसमें कौन कौन से छंदों का प्रयोग हुआ है? दोहा का, सवैया का, कवित्त आदि छंद का प्रयोग हुआ है। क्या है आपका? दोहा, उसके बाद सवैया, कवित्त आदि छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं अगले विद्वान है नरपतिनाल। नरपतिनाल का समय है 1155 और जो है विक्रम संवत में देखेंगे 1212 विक्रम संवत, यानी जब 57 साल घटाएंगे विक्रम संवत में 1155 ईस्वी आएगा। क्योंकि शुक्ल जी और लोगों के इतिहास ग्रंथ में विक्रम संवत ही देता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि आपको कभी भ्रमित मत होइए। अगर 1155 पूछा तब भी वही है नरपतनाल का समय, और अगर 1212 पूछा यानी 1155 ईस्वी पूछा तब भी वही है, 1212 विक्रम संवत पूछा तभी वही, क्योंकि इसमें से 1212 में जब 57 साल घटाएंगे 1155 ईस्वी आएगा। क्योंकि इस बात को बच्चे बहुत
गलती कर देते हैं। देखिए परीक्षा के समय इस बात को ध्यान देना है कि भाई यह जो है 11 विक्रम संवत में दिया है कि ईस्वी में दिया है। देखिए और क्या है आगे, यह जो है नरपतनाल की रचना का नाम है बीसल देव रासो। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है आदिकालीन साहित्य में। यह जो है यह 4 खंडों में श्रेष्ठ श्रृंगारिक काव्य है। और कैसा काव्य है? गेय काव्य है, गाया जाने योग्य काव्य है। और इसकी भाषा क्या है? पिंगल है और श्रृंगार प्रधान रचना है। जानते हैं जो भी रचना पिंगल में लिखी जाएगी वो श्रृंगार प्रधान रचना होगी, क्योंकि पिंगल किससे बना है? ब्रजभाषा और अभ्रंश से बना है। और उसके बाद यह जो है पिंगल रचनाएं हमेशा श्रृंगार प्रधान है। इसके समय के यानी इसके समय के विषय में इस प्रकार का एक कथन है, 1272 मझार जेठ बदी नवमी बुधवार जय नाल रसायन आरंभ भई शारदा टूटी कुमारी। यह जो है अभ्रंश भाषा में लिखा गया, अर्थात एक प्रकार से पिंगल में ही लिखा गया है। अर्थात इसमें कहते हैं 12 से 72 मझार जेठ बदी नवमी बुधवार नाल यानी नाल रसायन आरंभ भई शारदा टूठी ब्रह्म कुमार। इसका मतलब ये 1200 यानी कोई व्यक्ति ज़्यादा से 1272 मानते हैं, कुछ लोग विद्वान 1212 मानते हैं। और जेठ बदी नवमी अर्थात जेठ का महीना था और उसमें 9वें दिन यानी जो 9 तारीख होती है उस बुधवार का दिन था। और नाल यानी नरपत नाल ने इस रसायन यानी जो बीसल देव रासो की रचना आरंभ किया। और शारदा टूठी ब्रह्म कुमार इसमें जो है उस नायिका जो राजमती का उल्लेख और उसके राजा का पूरा वर्णन है। और इसमें प्रथम पंक्ति से संवत 1272 विक्रम माना गया है, किंतु ज़्यादातर जो विद्वान हैं अधिकांश विद्वान इसका समय 1212 विक्रम संवत अर्थात 1155 ईस्वी मानते हैं। लेकिन इसमें विग्रहराज इसमें क्या किसका वर्णन है? इसमें विग्रहराज चतुर्थ, एक विग्रहराज चतुर्थ राजा थे, उनका वर्णन है जो बीसल देव नाम से प्रसिद्ध थे। और नायिका राजमती, क्योंकि इसकी नायक और नायिका पूछता है, इसकी नायिका का नाम क्या है? राजमती। और नायक का क्या नाम है? बीसल देव। बीसल देव नायक का नाम है बीसल देव और नायिका का नाम है राजमती। देखिए इसमें विग्रहराज चतुर्थ के जो राजा थे उनका नाम बीसल देव और इसकी जो नायिका है जो राजमती है। ये देखिए नेट में प्रश्न पूछता है नायक नायिका इससे यानी बीसल देव की नायक और नायिका कौन है। और शुक्ल जी ने जानते हैं शुक्ल जी ने इसे वीर गीत प्रधान रचना माना है। जानते हैं किसे क्या माना है उन्होंने? वीर गीत प्रधान रचना शुक्ल जी ने इसे माना है। आगे देखते हैं। फिर बीसल देव रासो अपनी पत्नी से रूठकर, जानते हैं इसमें 4 भाग में यह उल्लेख है। पहले भाग में नेट में पूछा और यूजीसी नेट के अलावा ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया था, यानी किस में जो है यानी इसमें कि वह जो है कि बीसल देव रासो जो है ये पूछा था किस भाग में बीसल देव रासो अपनी पत्नी से रूठकर उड़ीसा चला जाता है। और उसके बाद फिर चला जाता, इसमें 4 खंड हैं। जानते हैं इसमें कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। प्रथम क्या है कि यह जो है कि प्रथम खंड में मालवा के भोज परमार की पुत्री, जानते हैं कि राजमती से सांभर के बीसल देव का विवाह होता है। ये भी प्रश्न पूछता है कहाँ के? प्रथम खंड में क्या वर्णन है? प्रथम खंड में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती, उसकी नायिका का नाम राजमती से सांभर के बीसल देव का विवाह होता है। प्रथम भाग में है, 4 भागों में विभाजित है एक खंड काव्य। और उसके बाद द्वितीय खंड में क्या है? बीसल देव रासो का राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाना, वहाँ 1 वर्ष तक रहना। ये भी प्रश्न पूछता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसमें पूछा था कि किस खंड में इसमें किस खंड में वो जो है बीसल देव से मतलब राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ चला जाता है? उड़ीसा चला जाता है। और दूसरी बात ये भी प्रश्न पूछा था कितने वर्ष तक वहाँ रहता है? 1 वर्ष तक रहता है। और उसके बाद भाई जब वो प्रेम नहीं करती ढंग से, हमको लगता है दूसरे से प्रेम करने लगी, तो इसीलिए वो रूठकर उड़ीसा उनका जो है राजकुमार। और उसके बाद तृतीय खंड में क्या होता है? राजमती, जानते हैं यहाँ रजंती नहीं राजमती है।
राजमती विरह वर्णन है, यानी तीसरे खंड में जो है राजमती का विरह वर्णन है। फिर बीसल देव का उड़ीसा से लौटना। देखिए तीसरे खंड में क्या है, राजमती का जो है विरह वर्णन होता है। जब विरह में वो तड़पती है तो वो नायक को अनुभूति होती है, तो फिर नायक को संदेशा जाता है, तो फिर वह जो है लौटकर वापिस आता है। और फिर चतुर्थ खंड में भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा जाना और बीसल देव से वहाँ मतलब बीसल देव वो अपने घर चली जाती है, तो बीसल देव वहाँ जा कर के राजमती को पुनः चित्तौड़ ले आता है। तब पुनः चित्तौड़ ले आता है, फिर दोनों का भाई मेल होता है। देखते हैं अगला तथ्य आपका कौन सा है। और हिंदी में देखिए, हिंदी में जो बीसल देव रासो है, इसमें प्रथम बार यानी हिंदी भाषा में प्रथम बार 12 मासा का जो वर्णन बीसल देव रासो में पाया जाता है, यानी 1155 ऐसा है। इसमें पहली बार ऐसा है कि बीसल देव रासों में हिंदी भाषा में पहली बार ऐसा है 12 मासा का वर्णन पाया जाता है। किसमें? बीसल देव रासों में। इसमें जानते हैं, इसमें कार्तिक माह से आरंभ होता है और जायसी के क्या आषाढ़ माह से। ये ध्यान देने योग्य बात है। देखिए इसमें पूछता है बीसल देव रासों में किस माह से 12 मासा का प्रारंभ होता है, यानी जिसे भाई उसमें देखेंगे पद्मावत में जो जायसी ने उल्लेख किया है उसमें 12 मासा उसमें वर्णन है, यानी पहले महीने में कैसे विरह वेदना, दूसरे महीने में कैसे, तीसरे महीने में यानी जनवरी में, मतलब उसी तरीके से वो जो उसमें हिंदी महीने का है आषाढ़, यानी जो उसके बाद किस तरीके से वहाँ जायसी ने आषाढ़ माह से प्रारंभ किया है। यहाँ जो है जैसे कहने चढ़ा आषाढ़ गगन भन राजा, उसी तरीके से इन्होंने कार्तिक महीने से यहाँ प्रारंभ किया है। दोनों बात को ध्यान देना है। यानी बीसल देव रासों में किसमें? कार्तिक महीना। कार्तिक महीने में प्रारंभ होता है और जायसी के आषाढ़ माह से प्रारंभ होता है। और उसके बाद फिर आता है अगले लेखक जो चंद्रवरदाई हैं। चंद्रवरदाई का समय है 1225 से, यानी जो विक्रम संवत है 1225 से 1249। और ये जो है 12वीं सदी के, इसमें क्या है कि ईस्वी में क्या उल्लेख मिलता है 1168 से 1192 ईस्वी तक का रचना पृथ्वीराज रासो, इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है चंद्रवरदाई की। देखिए ये जो है चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज रासो दोनों मित्र थे, यानी अब जो है उनके राज कवि थे। कौन? चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के। देखिए आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी की प्रथम महाकाव्य माना। ज़्यादातर विद्वान इसी को मानते हैं कि हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा, यानी रामचंद्र शुक्ल मानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा और भी विद्वान मानते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ज़्यादातर यही विद्वान सरमत, यानी ज़्यादातर लोगों का मत यही है। चंद्रवरदाई को प्रथम महाकवि कहा जाता है। दोनों बात ध्यान देना है। शुक्ल जी इनको पहली रचना, पहला महाकाव्य मानते हैं पृथ्वीराज रासो को, और चंद्रवरदाई को प्रथम महाकवि मानते हैं। और उसके बाद पृथ्वीराज रासो के सर्गों को समय कहा जाता है। जानते हैं, जैसे किसी भाग को कांड कहा, जैसे मान लीजिए रामचरितमानस है, उसके भागों को कांड कहा जाता है। इनके जो है यानी सर्गों को क्या कहा जाता है? समय कहा जाता है। समय यानी कितने समय में है। और कहा जाता है जिसमें 69 समय हैं। कितने समय हैं? 69 समय। 69 पूरे सर्ग हैं एक प्रकार से, समझ लीजिए। कि ये पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को सर्गों को क्या कहा जाता है? समय कहा जाता है। और उसके बाद कितने प्रकार के छंदों का वर्णन है? 68 प्रकार के छंदों का वर्णन है। इसीलिए इसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इसकी भाषा डिंगल है। डिंगल मतलब वीर रस प्रधान रचना है। अभी मैंने डिंगल के विषय में बताया। और कन्युज समय यानी यह युद्ध कांड जिसको कहते हैं, समय पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय है। यह रासो का मूल कथानक इसी में वर्णन है, अर्थात यह जो है सबसे बड़ा समय है। कन्युज समय पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय है। यह जो है इसमें जानते हैं यह कथानक यानी रासो का मूल कथानक इसको माना जाता है। और पृथ्वीराज रासो अपूर्ण ग्रंथ है। जानते हैं यह जो है ये भी ध्यान देना है कि यह अपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि चंद ने यानी चंद्रवरदाई ने स्वयं लिखा है। पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया, अर्थ
किसने पूरा किया था? उनके पुत्र जलधर ने, यानी अंतिम में जो 10 समय थे उन्होंने पूरा किया था। और उन्होंने क्या कहा? पुस्तक जल्हड़ हथ दई चल गज्जन निप्रकाज। उन्होंने कहा था जो है आपको पद मिलेगा उसमें कि यानी वो कहते हैं पृथ्वी चंद्र पुस्तक जल्हड़ हथ दे चल गज्जन निपकाज, अर्थात वो जो है अपने पुत्र जल्हड़ को हाथ में देखकर वो गजनी की तरफ यानी निपकाज यानी राजा के साथ चले जाते। जैसे भाई युद्ध के समय भी उस समय राजकवि साथ रहते थे तो वो भी राजा के साथ चले गए थे। और उसके बाद पृथ्वीराज राजसों में 4 संस्करण प्रकाशित हुए थे। कितने संस्करण? 4 संस्करण। इस संस्करण को बृहद संस्करण कहा जाता है, अर्थात प्रथम संस्करण को बृहद यानी सबसे बड़ा संस्करण कहा जाता है। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? नागरी प्रचारी काशी सभा द्वारा हुआ था। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? नागरी प्रचारी काशी द्वारा जो है इसका प्रकाशन हुआ था। इस संस्करण में जानते हैं यह सबसे बड़ा संस्करण था। इसमें 69 समय थे। 69 समय मैंने बताया, इसमें 69 समय और उसके बाद 68 प्रकार के छंदों का जो है उल्लेख है। 68 प्रकार के छंद का इसमें उल्लेख है। यह सबसे बृहद संस्करण इसको बोला जाता है। आगे देखते हैं द्वितीय संस्करण। देखिए इस बात को ध्यान देना है कि प्रथम संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ? काशी, मतलब जिसे वो नागरी प्रचारी काशी द्वारा प्रकाशित हुआ। और उसमें कितने समय थे? अर्थात उसमें 69 समय हैं। और संस्करण की अर्थात उसमें कितने वो जो है समय 69 समय, छंद कितने हैं? 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ। द्वितीय संस्करण यह जो है मध्य संस्करण कहा जाता है। इसमें कुछ 7000 छंद हैं। इसका प्रकाशन नहीं हुआ था। अब उसमें पूछता है पेपर में, नेट में, अब इस समय बारीकी से पूछने लगा कौन सा ऐसा संस्करण है जिसका प्रकाशन नहीं हुआ था। ये जान लीजिए कि द्वितीय संस्करण ऐसा था जिसको मध्य संस्करण कहा जाता था, जिसमें 7000 छंद हैं। इसमें 700 नहीं 7000 छंद हैं। 7000 छंद हैं, इसका प्रकाशन नहीं हुआ था। और तृतीय संस्करण यह लघु संस्करण है। क्या है? लघु संस्करण है। इसमें 3500 छंद हैं। जानते हैं 3500 छंद है। इसमें समय कितना है? 19 समय है। 19 समय अर्थात 19 सर्ग है। फिर चतुर्थ सर्ग जो अंतिम संस्करण आता है इसका जो है इसको लघुत्तम संस्करण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघुत्तम संस्करण अर्थात सबसे छोटा संस्करण। यह सबसे छोटा संस्करण है। इसमें कुल जो है 1300 छंद हैं। कुल कितने छंद हैं? 1300। इस संस्करण को दशरथ अर्थात दशरथ शर्मा ने मूल रासो माना है। यही जो है मूल रासो माना जाता है। दशरथ शर्मा ने इसको माना है। आगे देखते हैं। उसके बाद जयानक भट्ट कृत पृथ्वीराज विजय, जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय लिखा था। नाटक के आधार पर सर्वप्रथम बूलर महोदय ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ घोषित किया था। जानते हैं यह जो है इसमें बड़ा विवाद है। विवाद ये है कि सबसे पहले एक विदेशी विद्वान थे, उन्होंने क्या कहा, एक जयानक भट्ट की रचना है पृथ्वीराज विजय नामक नाटक है। वो नाटक था, उसी के आधार पर इन्होंने दशरथ मतलब अर्थात बूलर महोदय ने इसको सबसे पहले क्या किया था? जाली ग्रंथ घोषित कर, अर्थात ये फर्जी ग्रंथ है। ये फर्जी ग्रंथ है, ये सही ग्रंथ है नहीं। उसके बाद यहीं से विवाद खड़ा होता है। जब यहीं से विवाद खड़ा होता है तब उसमें कौन कौन से किसको प्रमाणिक नहीं मानते हैं। देखिए अब इसमें क्या है कि जब इन्होंने जाली ग्रंथ घोषित किया तब उसके बाद क्या होता है कि अब उसमें देखिए श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विश्वलाल पंड्या, मिश्र बंधु, हरप्रसाद शास्त्री, ग्रियर्सन, राधा कृष्ण दास और उसके बाद कर्नल टाड, मोतीलाल मेनारिया। हाँ देखिए जब बूलर महोदय ने इसे जाली ग्रंथ घोषित कर दिया था तब उसमें विद्वानों में मतभेद हो गया कि इसके प्रमाणिक अप्रमाणिक क्या माना जाए। सबसे पहले खड़ा होता है मानने वाले विद्वानों का हुजूम, जो है प्रमाणिक, यानी प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों का सबसे बड़ा हुजूम है। पहले उसको प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन से विद्वान हैं?
श्याम सुंदर दास ने प्रमाणिक माना, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने, और उसके बाद मिश्र बंधु, हरप्रसाद शास्त्री, ग्रियर्सन, राधा कृष्ण दास, कर्नल टाड, मोतीलाल मुनारिया, इतने विद्वानों ने उसको क्या माना था? प्रमाणिक ग्रंथ माना था। अर्थात ये प्रमाणिक है। आप जाली बता रहे हैं बूलर महोदय, ये जाली ग्रंथ नहीं है, लेकिन ये प्रमाणिक ग्रंथ है। अगला देखते हैं कि और फिर अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। देखिए, एक तरफ तो शुक्ल जी का दोहरा मत है। शुक्ल जी कहते हैं कि भाई ये तो आदिकाल का सब पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, उसको पहला महाकाव्य, अब चंद्रबरदाई को पहला महाकवि मानते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि यह अप्रमाणिक में सबसे पहला हाथ उठाते हैं। रामचंद्र शुक्ल जानते हैं अप्रमाणिक मानते हैं, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनका समर्थन करते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा इनका समर्थन, मुंशी देवी प्रसाद करते हैं, कविराज मुरारी दीन करते हैं, डॉक्टर बूलर महोदय यानी बूलर की बात को शुक्ल जी मान लेते हैं, और उसके बाद फिर कविराज श्यामल दास भी। इतने लोगों ने क्या माना था? अप्रमाणिक माना था। अप्रमाणिक की श्रेणी में इतने लोग, प्रमाणिक में कौन माना था कि श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, हरप्रसाद शास्त्री, ग्रियर्सन, राधा कृष्ण दास, कर्नल टाड, मोतीलाल मुनारिया, इन्होंने प्रमाणिक माना था। शुक्ल जी ने इसको क्या? शुक्ल जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, उसके बाद कविराज मुरारी दीन, डॉक्टर बूलर और कविराज श्यामल दास, इन्होंने क्या माना था? अप्रमाणिक। अब देखिए अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? हजारी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और उसके बाद डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, अगले हैं मुनजिन विजय, उसके बाद अगरचंद नाहटा, उसके बाद दशरथ शर्मा, विपिन बिहारी। देखिए इतने विद्वान अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, ना तो प्रमाणिक में जाते हैं ना तो अप्रमाणिक में जाते हैं। इन्होंने कहा कि भाई हम न उधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, बीच में रहेंगे। अर्थात ये अर्ध प्रमाणिक मतलब आधा सही आधा गलत इसको मानते हैं। अर्थात ये जो है, जो प्रमाणिक, अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान है, यहाँ से एक प्रश्न नेट में फिक्स है, इसको कोई नहीं टाल सकता। इसलिए इसको ध्यान रखना, इसको इसीलिए मैंने दो बार बताया है, इसीलिए बताया है कि यहाँ से प्रश्न फिक्स है, ये जान लीजिए। फिर आगे देखते हैं, मुक्तक मानने वाले कौन से विद्वान हैं? नरोत्तम स्वामी ने, ये भी नेट में कई बार प्रश्न आया, मुक्तक मानने वाले विद्वान कौन है? नरोत्तम स्वामी ने मुक्तक माना है। किसको? ये जो है पृथ्वीराज रासो को। और उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा। ये कई बार नेट में पूछा गया है, बहुत ही चर्चित प्रश्न है। यानी शिव सिंह सेंगर ने, यानी शिव सिंह सरोज जो लिखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, उन्होंने क्या कहा है? यानी चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा है, जबकि नामवर सिंह ने छंदों का राजा चंद्रबरदाई को कहा है। यानी ये छंदों का राजा है, क्योंकि बहुत प्रकार के छंदों का इन्होंने 68 प्रकार के छंदों का, कितने प्रकार से? 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। रासो वीर रस प्रधान रचना होने के कारण इसकी भाषा डिंगल है। मैंने पहले ही बताया, जो वीर रस प्रधान रचना होती है उसकी भाषा डिंगल होती है। फिर आगे पृथ्वीराज रासो को अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले कर्नल जेम्स टाड ने किया था, जिसमें लगभग 30,000 पद थे। जिसमें लगभग कितने पद थे? 1000। देखिए कितने पद थे? 30,000। सबसे पहले यानी पृथ्वीराज रासो का अंग्रेजी अनुवाद जो किसने किया था? कर्नल जेम्स टाड ने 30,000 पदों में किया था। इसको भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने महोबा खंड पृथ्वीराज रासो का एक खंड माना है, और सबसे पहले उसे परमाल रासो नाम दिया है। सबसे पहले परमाल रासो नाम किसने दिया था? श्याम सुंदर दास ने। और पृथ्वीराज रासो यानी जो महोबा खंड, उसका एक खंड है, यानी जिसमें समय है, तो उसको क्या माना था? सबसे पहले पृथ्वीराज रासो के महोबा खंड को श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो माना है। क्या माना है? परमाल रासो। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना सुखी संवाद के रूप में हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, पूछा जाता है हमेशा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? पृथ्वीराज रासो की रचना एक सुखी संवाद के रूप में हुई है। आगे देखते हैं,
छंद परिवर्तन की दृष्टि से सर्वोत्तम ग्रंथ है, अर्थात थोड़े थोड़े समय में इसके छंद में परिवर्तन होता है। पृथ्वीराज रासो शुक्ल जी ने साहित्यिक प्रबंध की सर्वाधिक प्राचीन पुस्तक माना है। यहाँ शुक्ल जी का भी एक कथन देख लीजिए, शुक्ल जी ने क्या माना है, यानी यह पृथ्वीराज रासो को साहित्यिक प्रबंध की सर्वाधिक प्राचीन पुस्तक किसको माना है, पृथ्वीराज रासो को माना है। जबकि जो है वीर गीत प्रधान रचना सबसे प्राचीन कौन सी माने हैं, वो बीसल देव रासो को मानते हैं। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो की कथानक रूढ़ियों का कोश है। पृथ्वीराज रासो क्या है, कथानक रूढ़ियों का कोश है, यह जो है कहा जाता है, और इसको बच्चन सिंह ने कहा है, जानते हैं। और उसके बाद पृथ्वीराज रासो का प्रमाणिक सिद्ध करने के आनंद संबत की कल्पना मोहन लाल बिस्वाल पांड्या ने की थी, जानते हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए आनंद संबत की कल्पना किसने की थी, बिस्वाल पांड्या ने की थी। और जो है बिस्वाल पांड्या जो है सबसे पहले प्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले में इनका भी नाम आता है। और फिर दूसरी बात, असल में चंद अपभ्रंश भाषा के अंतिम कवि मतलब अधिक हैं, और उसके बाद हिंदी के आदि कवि कम हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। देखिए, असल में चंद जो है अपभ्रंश भाषा के अंतिम कवि अधिक है, और हिंदी के आदि कवि कम हैं। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है यारों। देखिए, अब पृथ्वीराज रासो की शैली क्या है, पिंगल है, परंतु भाषा क्या है, डिंगल है। इसको ध्यान देना है। ये प्रश्न पूछता है कथन कारण में कि जो है पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है पिंगल, यानी शैली क्या है, पिंगल है, लेकिन भाषा क्या है, डिंगल है। इस बात को ये भी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट बहुत ही है। आगे देखना है, पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है, बच्चन सिंह ने कहा है। बच्चन सिंह ने क्या कहा है, पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि आजकल बच्चन से हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है उनसे बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये जो है बच्चन सिंह का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। और सारंगधर, उसके बाद अगले कवि आते हैं सारंगधर। इनका समय है 1357 ईस्वी, और हमीर रासो। उसके बाद फिर इनकी जो है फिर आते हैं हमीर रासो। यह अभी तक उपलब्ध नहीं है, यानी इसमें जो है हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन है। ये जो है इनकी रचना है। आगे देखते हैं, राहुल सांकृत्यायन ने इसे जज्जल की, जो सारंगधर की, इसकी जज्जल की रचना माना है। और उसके बाद फिर आते हैं नल्ल सिंह, यानी जो है नाल सिंह है, नल्ल सिंह है। नल्ल सिंह जो है 16वीं सदी के कवि विजयपाल रासो, इनकी एक रचना है जो अपभ्रंश भाषा में अर्थात वो डिंगल में लिखी गई। यह अधूरी रचना है, अर्थात इसको अधूरी रचना माना जाता है। और इसमें राजस्थान के राजा विजयपाल के युद्धों को ओजपूर्ण मतलब बहुत ही यानी वीर रस प्रधान ओजपूर्ण ढंग से वर्णन किया गया है। और उसके बाद परमाल रासो, जानते हैं परमाल रासो, यह मूलतः गेय काव्य है, जानते हैं। और उसके बाद क्या है, यह गेय काव्य है जो जगनिक की रचना है। यह जो है परमाल रासो किसकी रचना है, जगनिक की रचना है, मूलतः गेय काव्य है। और यह जो है वर्षा ऋतु में उत्तर भारत में गाया जाता है। जैसे 12 बरिस कुकुर जीवे और 13 लवजिए सियार, बरिस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन कौ धिक्कार। इसी तरीके से इसमें आलखंड में ये बताया गया, अर्थात इसको जो है परमाल रासो का जो दूसरा नाम आलखंड है। और जगनिक के मूल रचना परमाल रासो है। आलखंड जो है उसका एक खंड माना जाता है। इसकी जो है ये आलखंड उसका एक खंड माना जाता है। और इसमें क्या 1865 में इसी आलखंड को, यानी जो परमाल रासो के एक भाग माना जाता है, इसको जो है 1865 में, यानी तत्कालीन जो फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट ने इसका जो है अनुवाद किया था, इसको प्रकाशित करवाया, इसको जो है उन्होंने प्रकाशित करवाया था। उसके बाद आते हैं भट्ट केदार, इनकी रचना जयचंद्र प्रकाश है। और मधुकर कवि की रचना, इनकी रचना जयमयंक जस चंद्रिका है। और रासो काव्य की जो है इसके बाद विशेषताएं देख लीजिए। यह रासो की विशेषताएं पूछता है, इसीलिए मैंने इसको रखा है।
कि अब जो है यह आपका अंतिम चरण था। देखिए रासो साहित्य अब समाप्त हुआ, अर्थात आदिकालीन साहित्य लगभग आपका पूर्ण हो रहा है। इसमें क्या है कि रासो काव्य की विशेषताएं में यह आश्रयदाताओं मतलब आश्रयदाताओं की प्रशंसा। यहाँ जानते हैं कि मैंने बताया शुरू में ही कि जो उस समय चारण भाट कवि होते थे वो राजा की प्रशंसा करते, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तभी पारिश्रमिक पाते थे। और उसके बाद इसमें क्या है, युद्धों का यथार्थ वर्णन। दूसरा है वीर रस से साथ श्रृंगार रस का भी इस युग में प्रयोग हुआ है। उसके बाद क्या है, अनेक छंदों का प्रयोग, क्योंकि पृथ्वीराज रासों में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद रासो काव्य में ऐतिहासिकता का अभाव, कल्पना की प्रधानता अधिक है। जानते हैं रासो में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें हैं कि ऐतिहासिकता उसमें कुछ भी नहीं है, उल्टा सीधा जो कवि लोग पाए लिख दिए राजा के बखान में, उसमें कल्पना अधिक है, ऐतिहासिकता कम है। और यह जो है जो आदिकालीन साहित्य है, जानते हैं डिंगल और पिंगल शैली में, अर्थात डिंगल और पिंगल भाषा में लिखा गया है। ये था आपका रासो साहित्य जो महत्वपूर्ण तत्व था। देखिए आज का आपका यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। देखिए अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, और उसके बाद हमारे चैनल परीक्षा कैंपस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।